Hello students and welcome to part 4 of Principles of Inheritance. So today we will see the work of Morgan on Drosophila. So Thomas Hunt Morgan, he decided to study the inheritance of the mutant traits on Drosophila. उन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला पे जो म्यूटेंट ट्रेट्स होते हैं, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि म्यूटेशन के कारण बनते हैं, उनका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, उसको स्टडी किया थॉमस हंट मॉर्गन ने. फिर जो ये म्यूटेशन था, ये किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डेवरिस. और उन्होंने क्या बताया, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है ये सडन हेरिटेबल चेंजेस हैं, एकदम से अचानक से चेंजेस जो कि यूवी रेज या किसी केमिकल के कारण या म्यूटेजेंस के कारण जो म्यूटेशन होता है, ये म्यूटेशंस कैसे होते हैं? ये एकदम अचानक होते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होते हैं. एंड दे अकर नेचुरली इन द ऑर्गेनिजम्स. उसको कोई आर्टिफिशियली नहीं होता है, वो नेचुरली होता है. दे आर कॉल्ड एज द म्यूटेशंस. सो दो म्यूटेशंस जो हैं ये नेचर में बहुत कम होते हैं, बट देन ऑल्सो दे फॉर्म द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशंस. तो जो वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, तो म्यूटेशंस के कारण भी ये वेरिएशंस होते हैं. And so the synthesis of ideas, the experimental verification of the chromosomal theory of inheritance, it was given by Thomas Hunt Morgan and his colleagues. So this led to the discovery of the basis of the variation that sexual reproducing organisms produced. So Morgan worked on the ड्रोसोफिला, जिसको कि हम टाइनी फ्रूट फ्लाइज भी कहते हैं, उस पर वर्क किया था इन्होंने. मॉर्गन जो थे ये पजल थे नेचर में ऑफ द नेचर ऑफ द म्यूटेशन, कि आखिर ये म्यूटेशंस जो है किस पर हो रहे हैं. सो इफ़ द स्टेबल पार्टिकुलेट फैक्टर, अगर जो है जीन्स हैं या फैक्टर्स हैं जो कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं मेंडल के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि फिर जो जीन्स हैं उसी में ही म्यूटेशंस हो रहे हैं. So if genes were present in the chromosomes as postulated by Sutton and Boveri, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या जीन्स प्रेजेंट है, यानी कि अगर जीन्स पर म्यूटेशन हो रहे हैं और जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि जो म्यूटेशन है ये क्रोमोसोम पर भी होगा. सो द क्रोमोसोम दे विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व्ड इन द चेंजेस इन द क्रोमोसोम्स. So he conducted extensive experiments on Drosophila melanogaster along with A.S. Sturtevant and C.B. Bridges and H.G. Muller. And from such studies he concluded that genes जो होते हैं they are the units of heredity which are located on the chromosome in a linear fashion and which are held together in the haploid chromosomes and which is called as linkage group. They are able to construct chromosomes map showing the relative position of the genes based on the extent of interchange of alleles within a linkage group by crossing over and recombination. मॉर्गन जो है इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर हिज वर्क इन जेनेटिक्स इन 1993. सो दे वर एबल टू कंस्ट्रक्ट क्रोमोसोम्स मैप शोइंग रिलेटिव पोजीशन. तो जीन्स की क्रोमोसोम्स के ऊपर कहाँ पोजीशंस हैं उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम की मैपिंग भी करी. Now why fruit fly was suitable for genetic material? जिस तरीके से मेंडल ने पी को suitable माना था for his experiment, in the same way Drosophila melanogaster which were also found very suitable for such studies. अब इसका क्या रीज़न था कि जो ये सूटेबल थे फॉर जेनेटिक स्टडीज़? फर्स्ट इज़ दैट दिस फ्रूट फ्लाई ब्रीडिंग कुड बी डन थ्रू आउट द ईयर इन द लेबोरेटरीज
ऑन अ कल्चर मीडियम विथ इनएक्सपेंसिव मटेरियल्स। तो काफ़ी सस्ते में जो है इनको लेबोरेटरी में पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर जो है इनकी ब्रीडिंग कराई जा सकती है। A new generation could be raised every 2 weeks. That is the generation time of the fruit fly. It is 2 weeks only. So they complete their life cycle in about 2 weeks. और एक सिंगल मेटिंग से जो है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी या फ्लाइज का फॉर्मेशन होता है। So we can say that the flies they breed quickly and prolifically. A pair of flies they produce hundreds of progeny in single mating. The male and the female they are easily distinguishable. easily जो है हम उनको clearly differentiate कर सकते हैं because the females जो है इनकी size जो है body size it is larger than the male and it has many types of hereditary variations that can be seen with the low power microscope also. And Drosophila it has 4 pairs of chromosomes which are different in their morphology. जो इसके क्रोमोसोम्स होते हैं ये दिखने में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो ये चारों पेयर्स के क्रोमोसोम्स जो हैं इनकी डिफरेंट मॉर्फोलॉजी होने के कारण इनको आसानी से डिस्टिंग्विश या पहचाना जा सकता है। नाउ मॉर्गन्स वर्क। आखिर मॉर्गन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया इसको हम ध्यान से देखेंगे। आप इस डायग्राम से जो है यहाँ पर दिस डायग्राम इस डायग्राम ये आपके एनसीईआरटी में है, इससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। दिस नाउ यू सी ओवर हियर दिस डायग्राम, इसको अच्छे से क्लियरली आप देखिए। यहाँ पर 2 क्रॉस जो हैं वो कराए गए हैं। वन इज़ क्रॉस ए एंड अदर वन इट इज़ क्रॉस बी। ये क्रॉस ए और बी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। तो क्रॉस ए में क्या किया इन्होंने, फीमेल ली येलो आइड और वाइट विंग्ड। ओके व्हाट ही डिड, अब यहाँ पर आप देखिए इसको इस तरीके से। तो देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया। मॉर्गन मेड सेवरल मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला। 2 ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉसेस जो है यहाँ पर बताए गए हैं, वही मैंने अभी आपको जो डायग्राम बताया क्रॉस ए और क्रॉस बी। हम दोनों ही क्रॉस को यहाँ पर स्टडी करेंगे, दैट इज़ क्रॉस 1 एंड क्रॉस 2। सो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले क्रॉस में ही क्रॉस्ड अ फीमेल विथ अ येलो बॉडी एंड वाइट आइड। फीमेल कैसी ली इनने, येलो बॉडी वाली ली, इसमें कि स्मॉल वाई है, और वाइट आइज्ड दैट इज़ स्मॉल w। और इसका क्रॉस जो कराया वो किससे कराया इन्होंने, वाइल्ड टाइप से। वाइल्ड टाइप ओरिजिनल वैरायटी है इसकी, ग्रे बॉडी वाली है वाइल्ड टाइप, इसको हमने Y+ से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। और जो रेड आइज़ है वाइल्ड टाइप की दैट इज़ W+। तो मेल जो है कैसा है, वाइल्ड टाइप का है, और फीमेल जो है वो म्यूटेंट टाइप के, यानी कि येलो बॉडी एंड वाइट आइज। सो ही क्रॉस्ड अ फीमेल with yellow body and white eyes with wild type male having grey body and red eyes. So in the F1 generation में उन्होंने क्या देखा, जो फीमेल्स आई वो कैसी आई, द फीमेल्स वेयर ऑफ वाइल्ड टाइप, और जो मेल्स थे उन्होंने म्यूटेंट ट्रेट्स को शो किया। तो क्रॉस 1 में आप देखिए डायग्राम को, दे वेयर येलो बॉडी और वाइट आइज़, Y और W ये दोनों जीन्स हम देखेंगे कि उसके पास पास हैं। और दूसरा कौन सा लिया, वाइल्ड टाइप लिया उन्होंने, ग्रे बॉडी और रेड आइज़ वाला, उसके भी जीन्स जो हैं दोनों ही क्रोमोसोम पर बहुत नज़दीक नज़दीक। तो जब हमने देखा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जब जीन्स का लोकेशन नज़दीक होता है, यानी कि वो लिंक्ड जीन्स है, क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं, तो क्या होगा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा दिखाई देगा और रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो कम दिखाई देंगे। तो F1 जनरेशन में क्या दिखाई दिया इनको कि F1 जनरेशन में पेरेंटल टाइप जो थे इट वाज 98% और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप था इट वाज ओनली 1.3%। ओके,
So when the F1 females and the males they were crossed, the F2 progeny it consisted of 98.7% of the flies with the parental type of characters, that is yellow body and white eyes and grey body and red eyes. और सिर्फ 1.3% जो था the flies had recombination of the characters, that is yellow body and red eyes and grey body with white eyes. इस तरीके से जो थे वो रिकॉम्बिनेंट्स जो थे सिर्फ 1.3% मिले और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो 98.7% जो था वो मिला. तो क्या हुआ यहाँ पर क्रॉस 1 में इन्होंने जो क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में हमको पूरे के पूरे कैसे मिले, यहाँ पर फीमेल्स जो आ गई वो वाइल्ड टाइप की आ गई और मेल क्या हो गए वो म्यूटेंट टाइप के हो गए. फिर उसके बाद जो था F2 जनरेशन में क्या मिला इनको, F2 जनरेशन में दे गॉट 98.7% जो था वो पेरेंटल था और 1.3% जो था वो रिकॉम्बिनेंट था. तो पेरेंटल कौन से थे, पेरेंटल जो था वो येलो और वाइट टाइप था, वाइल्ड टाइप का था. तो इस तरीके से येलो और वाइल्ड टाइप जो थे वो 98.7% मिले और जो दूसरे वाले थे हमारे वाइल्ड टाइप वो जो थे वो हमको 1.3% जो थे, सॉरी रिकॉम्बिनेंट्स जो थे वो हमको सिर्फ 1.3% जो है वो मिले. ओके, दे वर येलो एंड वाइट. नाउ क्रॉस 2 में इन्होंने क्या किया, so in the next instance he crossed the white eyed females. अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, white eyed जो females ली, देखिए W है उसमें, बोथ जो हैं और आइज़ कैसी है इसकी वाइट और मिनिएचर विंग्स यानी कि छोटे छोटे विंग्स हैं इसके. ये दोनों ही कैसे हैं, म्यूटेंट ट्रेट्स हैं और ये रेसेसिव हैं. और जो वाइल्ड टाइप है वो उसका क्रॉस किससे करवाया, मेल से करवाया विद द वाइल्ड टाइप. उसमें वाइल्ड टाइप के मेल्स में क्या है, रेड आइज़ एंड नॉर्मल विंग्स. विंग्स कैसी हैं, नॉर्मल हैं और आइज़ कैसी हैं, रेड टाइप की हैं. तो इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन मिली, तो F1 जनरेशन में जो थी फीमेल्स जो हैं यहाँ पर कैसी हो गई, सारी की सारी वाइल्ड टाइप की हो गई और जो मेल्स हो गए वो थे 62, जो मेल्स जो थे दे वेर ऑफ म्यूटेंट टाइप. जबकि हमने क्रॉस कैसे किया था, मेल्स जो थे वो वाइल्ड थे और फीमेल्स जो थी वो म्यूटेंट थी. लेकिन F1 जनरेशन में क्या मिल गया हमको, मेल्स जो हैं वो म्यूटेंट मिल गए और फीमेल्स जो हैं वो वाइल्ड टाइप की मिल गई. और F2 जनरेशन से क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या था कि इस जीन्स पर ये जो क्रोमोसोम्स थे इसके जीन्स जो थे ये दूर दूर प्रेजेंट थे, इनके बीच में डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा था. जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हुआ, 62.8% जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स थे और ये इट वो 62.8% जो थे वो पेरेंटल टाइप थे और बाकी 37.2 जो थे वो रिकॉम्बिनेंट्स थे. मतलब यहाँ पर जो है रिकॉम्बिनेंट्स का परसेंटेज जो है पहले ए क्रॉस के कंपैरिजन में यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि जो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो उनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है. तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ कम हो जाता है, जो पहले 98.7 था जब क्लोजली लिंक्ड जीन्स थे, अब यहाँ पर दूर हैं ये जीन्स जो विंग्स के और इसके आइज़ के. तो अब यहाँ पर ये दूर होने के कारण पेरेंटल कॉम्बिनेशन सिर्फ 62.8% रह जाता है और रिकॉम्बिनेंट्स जो है इट बिकम्स 37.2%. सो मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिज़िकल, इन्होंने क्या बताया यहाँ पर कि जो फिज़िकल एसोसिएशन या लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिज़िकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन.
मॉर्गन एंड हिज ग्रुप दे ऑल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन द जीन्स, जो जीन्स भले ही से सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट हो, लेकिन कुछ जीन्स जो हैं वो टाइटली लिंक्ड होते हैं, जो कि बहुत नज़दीक होते हैं, वो बहुत लो रिकॉम्बिनेशन को शो करते हैं। वाइल जैसा कि हमने ए क्रॉस में देखा, उसमें लिंक्ड जीन्स जो थे, जो टाइटली लिंक्ड जीन्स थे वो ज़्यादा थे, तो रिकॉम्बिनेशन क्या था यहाँ पर कम था। और दूसरे कंडीशन में क्या था कि वाइल अदर्स वेर लूजली लिंक्ड दे शोड हायर रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड येलो were very tightly linked and showed 1.3% recombination, while white and miniature wings they showed 37.2% of recombination. यहाँ पर आपने देखिए, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है ये जीन्स, काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, और यहाँ पर जीन्स जो हैं ये दूर दूर प्रेजेंट हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो है लिंक्ड जीन्स हैं, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन जो है उसका परसेंटेज कम है, पेरेंटल टाइप ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 62.2% जो है वो पेरेंटल हो गया और 37.2% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स हो गया। तो दूर होने के कारण यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू दिस वन। Now see what is chromosomal mapping. So a chromosomal map, it is also called as the genetic map or the linkage map. It is a graphic representation of the linkage group in a form of a line that shows a sequence of genes and the relative distances among the genes in the linkage group. So the method of producing a chromosome map, it is called as chromosome mapping. So you can see over here, this is chromosomal mapping. आप यहाँ पर क्रोमोसोम पे देखिए, ये डिफरेंट जीन्स जो हैं वो लगे हुए हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंसेस है वो यहाँ पर बताई गई है। 48.5, 57.5, 67, 104.5. These are the distances between the genes. So this is called as chromosomal mapping. आप यहाँ देख सकते हैं ये म्यूटेंट, ये 4 पेयर ऑफ जीन्स, ये क्रोमोसोम्स हैं इसके, और चारों जो हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, अलग अलग शेप के, ईजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और म्यूटेंट टाइप्स, जो अगर म्यूटेंट है कोई ड्रोसोफिला तो उसके शॉर्ट एरेस्टी होंगे। ये देखिए छोटे छोटे से एरेस्टी हैं, ये एरेस्टी मतलब जो इसके एंटीना टाइप के दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक बॉडी, सिनेबर आइज़, वेस्टिजियल विंग्स, ब्राउन आइज़, ये सब इसके म्यूटेंट फिनोटाइप्स हैं। और वाइल्ड में क्या होगा, लॉन्ग एरेस्टीज या लॉन्ग अपेंडेजेस ऑन द हेड, ग्रे बॉडी, रेड आइज़, नॉर्मल विंग्स, रेड आइज़, ये सब जीन्स जो हैं ये यहाँ पर इसके प्रेजेंट हैं। इस तरीके से रेड आइज़ का जीन्स यहाँ प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रोमोसोम मैपिंग. Now let us see chromosomal basis of sex determination. That is the finalization of the sex at the time of zygote formation. It is called as sex determination. क्या हो गया sex determination? जब establishment of the sex through differentiate development in an individual at an early stage of life, it is called as sex determination. There are different methods of sex determination in organisms like allosomic sex determination, haplodiploidy, gene balance, etc. So sex determination on the basis of fertilization, ये 3 तरह का होता है. प्रोगैमिक यानी कि सेक्स इट इज़ डिटरमिनेंट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, जैसे कि ड्रोन इन हनी बीज. फर्टिलाइजेशन से पहले अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रोगैमिक. देन सेकेंड कम्स द सिनगैमिक, दैट इज़ द सेक्स इट इज़ डिटरमाइंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. जैसे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स में होता है कि उसके गैमेट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके उसमें सेक्स डिटरमाइन होता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज सिनगैमिक. Then comes as epigamic, that is the sex it is determined after fertilization. एक ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और दूसरा है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद, जैसे फीमेल इन द हनी बी. नाउ लेट अस सी वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. So let us see different sex determination methods.
The very first it is XX and XY type. See students, this is very important. कई बार यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे. इंसेक्ट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन है या फाउल में सेक्स डिटर्मिनेशन है, ह्यूमन में या ड्रोसोफिला में. इट इज़ आस्क्ड इन एग्ज़ाम. सो ये आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे. तो जो ये विल्सन एंड स्टीवंस थे ना, दे प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. Now see, first we will see different types of sex determination mechanism. The first one, it is XX and XY type, which is seen in many insects and mammals also including the human beings. तो इस तरीके का XXXY टाइप जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये इंसेक्ट्स में, मैमल्स में, ह्यूमन बींग्स में जो है ये दिखाई देता है. सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, इसमें क्या है, फीमेल इट इज़ होमोगैमेटिक. XX होता है फीमेल में, और मेल जो है इट इज़ हेट्रोगैमेटिक. तो हियर सो वी से इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल इज़ होमोगैमेटिक. फीमेल देखिए XX है, दैट इज़ वाई इट इज़ होमोगैमेटिक, एंड मेल इट इज़ हेट्रोगैमेटिक. दैट इज़ जो फीमेल्स होती हैं, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, दैट इज़ ओनली X टाइप ऑफ गैमेट. और मेल जो हैं ये दो तरह के गैमेट बनाते हैं, X वाले और Y वाले. ठीक. So male is heterogametic. Male produces two types of gametes, that is X and Y. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेल एंड फीमेल, दिस इज़ मेल एंड दिस वन इज़ फीमेल. ये ए जो है इट स्टैंड्स फॉर ऑटोजोम्स. तो हमारे आपको पता है 44 ऑटोजोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, डेट इज़ X एंड Y. तो मेल में जो कंडीशन होती है इट इज़ AA प्लस XY, दैट इज़ ऑटोजोम्स प्लस सेक्स क्रोमोजोम, AA प्लस XY. और फीमेल्स में कंडीशन होती है ऑटोजोम्स तो दोनों में ही सेम होंगे, दैट इज़ 44 ऑटोजोम्स प्लस 2 सेक्स क्रोमोजोम्स, दैट इज़ 2 X क्रोमोजोम्स. दोनों ही X होते हैं. और इनसे जो अब गैमेट्स बनेंगे, यहाँ बनेगा A प्लस X और यहाँ बनेगा A प्लस Y. A तो दोनों में ही सेम रहेगा, तो एक A के साथ X क्रोमोसोम जुड़ेगा और एक A के साथ जो है वो Y क्रोमोसोम जुड़ेगा. ठीक. तो इस तरीके से दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक X के साथ और एक Y के साथ. दैन इट इज़ कॉल्ड एज A प्लस X एंड A प्लस Y. और यहाँ जो गैमेट बनेगा सिर्फ एक ही तरह का बनेगा, दैट इज़ A प्लस X. तो सारे गैमेट्स कैसे होंगे, उसमें X क्रोमोसोम वाले ही होंगे, दैट इज़ A प्लस X. अब यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन जब होगा तो ये A प्लस X जो है ये A प्लस X के साथ भी कंबाइन हो सकता है, और ये A प्लस X जो है ये A प्लस Y के साथ भी कंबाइन हो सकता है. तो अगर ये X जो है ये Y के साथ कंबाइन होता है तो जो है मेल का फॉर्मेशन होता है, अगर ये X के साथ कंबाइन होता है तो फीमेल का फॉर्मेशन होता है. तो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स इट इज़ कॉल्ड एज XXXY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें कि फीमेल इज़ होमोगैमेटिक एंड मेल इट इज़ हेट्रोगैमेटिक. So the fly with 2A plus XY, it is fertile male, while that with 2A plus XO are sterile males. यहाँ पर आप देखिए, अब दूसरा एक और है XX एंड XO टाइप सीन इन ग्रॉस हॉपर. ये एक दूसरे टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, जिसमें क्या है, फीमेल तो वैसी है होमोगैमेटिक ही है AA प्लस XX, लेकिन मेल में क्या है, दूसरा Y क्रोमोसोम नहीं है, सिर्फ एक ही X है. इसको हम AA प्लस X0 या XO टाइप भी बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. एक तो है ऑटोजोम्स के साथ X क्रोमोसोम है, और एक जो है ऑटोजोम्स के साथ कोई क्रोमोसोम नहीं है. और यहाँ पर फीमेल्स में तो है वही एक ही तरह का बनेगा, दैट इज़ A प्लस X. तो अगर ये A प्लस X इसके A प्लस X के साथ जुड़ता है तब क्या है, तब फीमेल का फॉर्मेशन होगा. और ये A प्लस X जब इस वाले के साथ जुड़ेगा तो जो है मेल का फॉर्मेशन होगा. तो दिस इज़ कॉल्ड एज AAXO टाइप विच इज़ सीन इन ग्रास हॉपर.
तो इसमें क्या हो गया, मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम्स बिसाइड्स द ऑटोसोम्स एंड द फीमेल दे हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स. So it is also observed that in a large number of insects the mechanism of the sex determination it is of XO type. ठीक है, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स में जो है XO XX टाइप का ही जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें कि ऑल द एक्स जो है उसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी कि वो XX होते हैं बिसाइड्स द ऑटोसोम्स, और दूसरी तरफ जो स्पर्म्स होते हैं दे बियर ओनली एक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, वेरेज दूसरे में ये दूसरा जो है एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम नहीं होता है. तो एग्स विच आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म्स विच आर हैविंग एक्स क्रोमोसोम्स वो क्या बनते हैं, फीमेल्स, और दूसरे जिसमें कि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या बनते हैं, दे बिकम्स द मेल्स. नेक्स्ट टाइप इट इज़ ZW टाइप विच इज़ सीन इन बर्ड्स, fowls and fishes and butterflies. इन दिस केसेस द मेल्स जो हैं यहाँ पर क्या हैं, होमोगैमेटिक है. देखिए उल्टा हो गया, बिल्कुल ह्यूमन बींग से उल्टा है. बर्ड्स में, फाउल्स में और फिशेस में और बटरफ्लाइज में इसमें क्या है, मेल्स जो हैं वो होमोगैमेटिक है और फीमेल्स जो हैं वो हेट्रोगैमेटिक है. इसीलिए इसको हम ZW टाइप भी कहते हैं, जिसमें कि मेल्स जो हैं दे आर होमोगैमेटिक एंड फीमेल इट इज़ हेट्रोगैमेटिक. अब वही की वही कंडीशन, लेकिन उल्टे में देंगे हम इसको. फीमेल्स जो हैं इसमें दो तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, A+Z एंड A+W, और मेल्स जो हैं उसमें एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे, दैट इज़ A+Z. तो यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर अगर इस A+Z के साथ A+Z में फीमेल का जो है ये कंबाइन होता है तो जो है फीमेल मेल का फॉर्मेशन होता है. और अगर ये AW के साथ जो है इसका A+Z का ये Z अगर कंबाइन होता है तो इट फॉर्म्स द फीमेल वन. इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि फ़ीमेल अगर हेट्रोगैमेटिक होगा तो फीमेल बनेगी, होमोगैमेटिक होगा तो मेल बनेगा. तो दिस इज़ ZW टाइप, इसको याद रखिएगा. ZW टाइप जो है ये ह्यूमन बींग का जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ फीमेल्स कैसी हैं, दे आर हेट्रोगैमेटिक, और मेल्स जो हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं. ये याद रखेंगे आप लोग. ये दिस इज़ सीन इन बर्ड्स, फाउल्स एंड फिशेस. देन नेक्स्ट इज़ ZOZZ टाइप. देखिए वैसे ही है. अब वहाँ पर हमने देखा था मेल्स में जो था एक एक्स क्रोमोसोम नहीं था. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फीमेल्स में जो है एक क्रोमोसोम एब्सेंट है, दैट इज़ AAZO टाइप, और मेल्स जो हैं दैट इज़ AA+ZZ. तो ये एक ही तरह का बनाएंगे, दैट इज़ A+Z, और यहाँ पर दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, A+Z एंड A+O. और क्या हो गया, अब यहाँ पर जब ये A+Z जो A+Z के साथ कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा आपका AA+ZZ, दैट इज़ द मेल वन. और अगर AZ जो है ये O के साथ वाले के साथ या नील वाले के साथ कंबाइन होगा तो आपके फीमेल का फॉर्मेशन होगा. तो इट इज़ कॉल्ड एज द ZOZZ टाइप. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज द म्यूटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ म्यूटेशन क्या होता है. तो म्यूटेशन जो होता है इट इज़ अ फिनोमिना विच रिजल्ट्स इन द अल्ट्रेशन of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism. तो म्यूटेशन क्या है, ये एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें कि DNA सीक्वेंसेस में क्या होता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में ही चेंज आ जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज़ कॉल्ड एज म्यूटेशन. एंड इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन जो है ये भी एक, देखिए रिकॉम्बिनेशन के कारण भी वेरिएशन होता है और म्यूटेशन के कारण भी वेरिएशन जो है वो होता है. नाउ यू नो दैट वन DNA हेलिक्स इट रन्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन ईच क्रोमेटिड. अगर क्रोमोज़ोम में हम ये अगर क्रोमोज़ोम इस तरीके से है लाइक दिस, तो DNA का एक हेलिक्स जो है इस तरीके से रन करता है
और दूसरा जो है वो इस तरीके से रन करता है, लाइक दिस, ठीक है। सो दे आर सेइंग दैट one DNA helix runs continuously from one end to the other end in each chromatid in a highly supercoiled form। बहुत ज़्यादा coiled form में जो है वो DNA एक chromatid के एक end से दूसरे end की तरफ उसकी एक helix जो है वो run करती है। Therefore loss or gain of a segment of DNA results in the alteration in the chromosomes। तो इस तरीके से अगर DNA के ज़रा से भी सेगमेंट में कोई डिलीशन होता है या कोई डुप्लीकेशन हो जाता है या गेन हो जाता है कुछ सेगमेंट DNA के सेगमेंट में, तो क्या होगा, क्रोमोसोम में अल्ट्रेशन आ जाता है। सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, और ये भी हमको मालूम है कि क्रोमोसोम्स पर ही क्या है, जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर अल्ट्रेशन इन द क्रोमोसोम्स, अगर क्रोमोसोम्स में अल्ट्रेशन होते हैं तो इसके कारण क्या होगा कि एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, क्योंकि उससे जीन भी अफेक्टेड है। जीन्स जो हैं हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्रोमोसोमल एबरेशंस दे आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल्स। और in addition to the above, mutation also arise due to a single base pair। जैसे A और T ये एक सिंगल बेस पेयर है, एडिनाइन जो है थाइमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, ये एक सिंगल बेस पेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर सिर्फ इतने से पूरे के पूरे DNA मॉलिक्यूल है हमारा, इस DNA मॉलिक्यूल में बहुत सारे बेस पेयर है, लेकिन सिर्फ अगर एक बेस पेयर में भी चेंज अगर हो जाता है, यानी कि एक सिंगल बेस पेयर में अगर म्यूटेशन होता है, चेंज होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। सो अ क्लासिकल एग्जाम्पल जो है पॉइंट म्यूटेशन का, दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया। ये भी हम आगे देखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो पॉइंट म्यूटेशन का क्या मतलब हो गया, जब सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉइंट म्यूटेशन। और सिकल सेल एनीमिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। The next one is the frame shift mutation, deletion and insertion of the base pairs of the DNA। अब क्या हुआ, बेस पेयर्स मतलब कुछ ज़्यादा पेयर्स DNA के या तो वो डिलीट हो जाए या उसके अंदर आकर नए ऐड हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। In the mechanism of mutation, it is beyond the scope of discussion at their level. Hence, however, there are many mutagens क्या होते हैं, mutagens are the agents which causes the mutation। ओके तो ये जो म्यूटेजेंस हैं ये यूवी रेज हैं, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, दे ऑल आर द म्यूटेजेंस। ओके हाँ, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द गिब्रिश म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, लॉस और एडिशन ऑफ वन और रेयरली मोर देन वन नाइट्रोजन बेसिस इन स्ट्रक्चर ऑफ DNA। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो तरह का होता है, एडिशन एंड डिलीशन। एडिशन ऑफ वन और मोर देन वन नाइट्रोजन बेसिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन बेसिस अगर ऐड हो जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ड्यू टू एडिशन। और लॉस में क्या होगा, लॉस ऑफ वन और मोर नाइट्रोजन बेसिस इन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA, इट इज़ कॉल्ड एज डिलीशन। and due to frame shift mutation, complete reading of the genetic code it is changed and it leads to the change in all the amino acid in structure। पूरा का पूरा अब जो तीन तीन पेयर में जेनेटिक कोड्स को रीड करता है, अब एक या दो उसमें से गायब हो जाएंगे तो पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और इसके कारण पूरे दूसरे अमीनो एसिड्स बन जाएंगे एंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो भी पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा एंड सो अ न्यू प्रोटीन इट इज़ फॉर्म्ड, जो कि पूरा का पूरा जो हमको प्रीवियस प्रोटीन चाहिए था उससे बिल्कुल डिफरेंट बनता है। सो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो हैं दे आर मोर हार्मफुल देन कंपेयर टू द अदर म्यूटेशंस। ओके, सिकल सेल एनीमिया का हमने देखा था, वो सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल था या उसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। सो पॉइंट म्यूटेशन में हमने देखा क्या आता है, इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ वन नाइट्रोजन बेस बाय अनदर नाइट्रोजन बेस। यहाँ पर क्या है, ना एडिशन हो रहा है ना डिलीशन हो रहा है, सीधे के सीधे एक नाइट्रोजन बेस जो होना चाहिए था वो वहाँ ना होकर कोई दूसरा नाइट्रोजन बेस
आ जाए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन, इसकी जगह पर वो सब्सटीट्यूट हो गया तो इट कॉजेज द चेंज इन वन कोडॉन, तो पूरा का पूरा कोडॉन चेंज हो गया इन द जेनेटिक कोड विच लीड्स इन वन अमीनो एसिड इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। तो एक अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएगा उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। तो यही जो है इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, hope you all have understood this much part. So in the next part we will be understanding about the genetic disorders. Thank you so much.